सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों का विस्तृत क्रम देखेंगे। अर्थात छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में किन किन राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनके क्रम को जान पाएंगे और इसमें यह भी जान पाएंगे कि कौन कौन से वंश जो हैं वे कब कब उन्होंने शासन किया, उसके हम समय को भी, कालक्रम को भी अच्छे से आज जान पाएंगे। इससे आपको एक आधार बनाने में मदद मिलेगा, जिससे आपको यह स्मरण रहेगा कि कौन सा वंश कब आया। चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों का विस्तृत क्रम नीचे दिया जा रहा है और आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल था और यहाँ कई स्थानीय और प्रतिष्ठित राजवंशों ने इतिहास में शासन किया। सबसे पहले प्रमुख प्राचीन राजवंश में नाम आता है राजर्षि तुल्यकुल वंश। राजर्षि तुल्यकुल वंश दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। इनका शासनकाल लगभग 4वीं से 6वीं सदी के बीच था। इनकी राजधानी आरंग थी, जो कि अभी रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। राजर्षि तुल्यकुल वंश के जो प्रमुख शासक थे, प्रतिष्ठित शासक थे, वे थे भीमसेन द्वितीय, और जिनका ताम्रपत्र आरंग से प्राप्त हुआ है। राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासन की बात आती है तो यह वंश गुप्त शासन के अधीन रहा है, लेकिन यह स्वतंत्र भी था। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से अपना कर व्यवस्था चलाते थे और शासन चलाते थे अपने हिसाब से, लेकिन वे गुप्त वंश के अधीन थे। ठीक है। इस वंश के कुल 6 शासकों के नाम ताम्रपत्रों में उल्लिखित है। इसके बाद दूसरा प्रमुख वंश है शरभपुरी वंश। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास शरभपुरी वंश का शासन रहा। राजधानी इनकी शरभपुर थी, जो कि वर्तमान सारंगढ़ या संबलपुर को माना जाता है। इस वंश के संस्थापक जो थे वह शरभ थे। अर्थात शरभ के कारण ही इनके वंश का नाम शरभपुरी वंश पड़ा। और शरभ जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की सत्ता को स्वीकार किया था। इस वंश के ताम्रपत्र सारंगढ़ जिले से हमें मिले हैं और वे गुप्त साम्राज्य के सामंत भी थे। इसके बाद तीसरा प्रमुख वंश है पांडु वंश या सोमवंश। पांडु वंश के 4 प्रमुख शाखाएं थी। पहला है सिरपुर का पांडु वंश, दूसरा मैकल का सोमवंश, तीसरा है कांकेर का सोमवंश और चौथा है ओडिशा का सोमवंश। सिरपुर के पांडुवंश ने 6वीं से 7वीं शताब्दी तक दक्षिण कोसल पर शासन किया। पांडुवंश के जो आदि पुरुष हैं वो उदयन माने जाते हैं और उदयन के पुत्र का नाम था इंद्रबल। इंद्रबल, ठीक है। तो पांडुवंश के आदि पुरुष जो है वे उदयन हैं। ये वह जो वंश है दोस्तों, पांडुवंश, ये क्षेत्रीय रूप से स्वतंत्र थे या गुप्त वंश के अधीन थे। ठीक है। गुप्त वंश के अधीन तो थे ही, लेकिन ये अपना कर व्यवस्था इसका अलग था। अपने हिसाब से ये शासन व्यवस्था चलाते थे, प्रशासन को चलाते थे। इस कारण ये इनको क्षेत्रीय रूप से स्वतंत्र कहा गया है। चौथा प्रमुख वंश है दोस्तों बाण वंश एवं फणिनाग वंश। तो ये भी स्थानीय छत्तीसगढ़ के राजवंश है और जिनका क्षेत्रीय प्रभाव और शासन था। इनके बारे में पुरातात्विक खुदाइयों और ताम्रपत्रों से हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद 5वां वंश था नागवंश।
जो कि बस्तर में राज्य करता था। बस्तर के क्षेत्र में अर्थात दंडकारण्य क्षेत्र में नागवंश का शासन था, जो कि 14वीं सदी तक भी इनका शासन कायम रहा। अर्थात छत्तीसगढ़ के मध्यकाल तक भी ये शासन किए, आदिकाल से मध्यकाल तक बस्तर में इनका शासन रहा। और नागवंश के राजा रामचंद्र व अन्य शासकों की वंशावली हमें शिलालेखों से ज्ञात होती है। छठवां वंश है दोस्तों कलचुरी वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। कलचुरी राजवंश जो है, इनका शासन 9वीं से 18वीं सदी तक इस क्षेत्र पर रहा। अर्थात प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में राज्य किया। रतनपुर और रायपुर जो है कलचुरी राजवंश के दो प्रमुख शाखा थी। रतनपुर पहली शाखा थी और रायपुर कलचुरी वंश की दूसरी शाखा थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इसको चेदी वंश के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। कलचुरी वंश को चेदी वंश के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। या इसको हम है वंश भी कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। कलचुरी राजवंश को चेदी वंश, है राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। कलचुरी राजवंश जो है वह शैव धर्म के अनुयायी थे। अर्थात भगवान शंकर इनके मतलब मुख्य जो थे वे भगवान थे। ठीक है। तो ये शैव धर्म को मानते थे और छत्तीसगढ़ का राजनीतिक युग इनके शासन से शुरू हुआ यह माना जाता है। जब इनका शासन था 18वीं शताब्दी तक जब इनका शासन था, तो मराठों के आक्रमण से सन 1749 में कलचुरी वंश समाप्त हो गया और छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन आरंभ हो गया। चलिए देखते हैं हम जो स्थानीय राजवंश हुए हैं छत्तीसगढ़ के, उनके तालिकाओं को देख लेते हैं, जिससे हमें इनकी जो राजवंश का जो क्रम है वो अच्छे से याद हो जाए। तो राजवंश का नाम, काल, राजधानी और विशेषताएं इसमें तालिका में हम दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी होगा। पहला है राजर्षि तुल्यकुल वंश। इसका काल है 4वीं से 6वीं सदी। इनकी राजधानी आरंग रायपुर थी। विशेषताएं, यह सबसे प्राचीन राजवंश है और गुप्त शासन के अधीन था। दूसरा है शरभपुरी वंश। इनकी 5वीं से 6वीं सदी पर शासन था और इनकी जो राजधानी थी वो शरभपुर था, जो कि सारंगढ़ या संबलपुर इसको मान सकते हैं, और गुप्त साम्राज्य की सत्ता इन्होंने स्वीकार की। चौथा है पांडु वंश या सोमवंश। इनका जो शासनकाल था वह 6वीं से 7वीं शताब्दी थी और सिरपुर और मैकल ये दोनों इनकी राजधानी थी। ये क्षेत्रीय स्वतंत्रता लिए हुए थे, अर्थात क्षेत्रीय रूप से स्वतंत्र थे। इस पर किन्हीं भी राजवंश का अधिकार नहीं था। इसके बाद आते हैं कलचुरी राजवंश। तो कलचुरी राजवंश में का जो शासनकाल था दोस्तों, यह 9वीं से 18वीं सदी तक था और इनकी दो राजधानियां रही, एक रतनपुर और दूसरा रायपुर। ये शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्मावलंबी थे और सबसे लंबा शासनकाल जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में वह कलचुरी राजवंश का रहा है। उसके बाद देखते हैं नागवंश, जो कि बस्तर के क्षेत्र तरफ था और मध्यकाल में इनका शासन हुआ। ठीक है। प्राचीन काल में न मानकर इनका शासन हम मध्यकाल में मान सकते हैं और बस्तर क्षेत्र में इनका शासन रहा और लगभग 14वीं सदी तक ये लोग शासन किए। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन राजवंश थे उनकी एक खाका हमने यहाँ पे प्रस्तुत कर ली, जिससे आपका आधार तैयार हो गया, आपने समझ लिया। अब एक एक करके
सभी राजवंशों का डिटेल में बहुत बारीकी से हम अध्ययन करेंगे और जिससे आपको बहुत ही आसानी से यह जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास रहा है वह समझ में आ जाएगा, क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों में इन प्राचीन राजवंशों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम सभी वंशों का हम बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।